हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स से यूजीसी नेट नवंबर 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था और अगर इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो ये मैं बता दूं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से जो क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था वो था आपका 3D प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज़ पे। मतलब कि आपको 3D प्रोजेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए और अगर नॉलेज है तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात होती है ये क्या कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके ईजी से मॉडरेट ही रहते हैं अगर आप प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज रखते हैं। वैसे तो मैं इसको मॉडरेट कहूँगी क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ का ध्यान देना है। अगर प्रॉपर्टीज़ आपके ध्यान में है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन, गिवन बिलो आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ 3D प्रोजेक्शंस फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनको एग्जाम्पल्स के टर्म्स में लोगे, राइट। ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको प्रॉपर्टीज, कौन सा एग्जाम्पल कौन सी प्रॉपर्टी से मैच होता है ये आपको लगाना है। उसके सीक्वेंस में आप इसको मैच द फॉलोइंग करके ले सकते हो। ठीक है, अब आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑन विच द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रू। प्रॉपर्टी कौन सा फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से आपको मैच करना है। प्रॉपर्टी आपको ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। मतलब वो आपको निकालना है इन चारों में से जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को फॉलो करता हो। सेकेंड है आपका एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को जो फॉलो करता है वो कौन सा है इसमें से। थर्ड है दोनों ही चीज़ों को कौन फॉलो करता है। एंड फोर्थ है नीदर ऑर्थोग्राफिक नॉट प्रोजेक्टिव, जो कि दोनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करता है। आपको वो फाइंड आउट करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फोकस कहाँ लगाना चाहिए। तो 2 प्रॉपर्टी पूछी है, पर्सपेक्टिव एंड सेकेंड है आपके पास ऑर्थोग्राफिक। अब इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम नॉलेज कितनी होनी चाहिए? तो इन दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को टच करें, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ, साथ में और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी मैं बता दूंगी आपको 3D प्रॉपर्टीज़ के अंदर, 3D प्रोजेक्शंस के अंदर। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक दोनों को समझो। देखो पर्सपेक्टिव जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर क्या होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं, जो आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है। देखो कोई भी आपकी जो कोई भी इमेज बनती है उसका एक सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है। जैसे कि हम किसी भी फोटो को क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक सेंटर बनाते हैं, राइट। तो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो है, ठीक है, उससे डिस्टेंस आपका प्रोजेक्ट प्लेन, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है तो ये आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब हम उसको माप सकें, राइट, मैप किया जा सके, फाइनाइट होनी चाहिए। और जो साइज है ऑब्जेक्ट का, ये आपका ऑब्जेक्ट जो बन के आया है उसका साइज जो है वो इन्वर्सली वेरी कर रहा हो, ठीक है, विद द डिस्टेंस, मतलब वो रियलिस्टिक दिखे, राइट। तो ऐसा होना चाहिए। और जो वहाँ पे डिस्टेंस और एंगल्स होते हैं उस पर हमारा मेन फोकस नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है वो मैच नहीं होती कहीं पर भी, राइट। यहाँ पे मेन पॉइंट जो होता है आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन का होता है, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर जो डायग्राम्स है ना वो 3 तरीके से बनती है। अगर मैं पर्सपेक्टिव की बात करूँ, 1 पॉइंट पे, राइट, 2 पॉइंट पे और एक होता है आपका 3 पॉइंट पे। 1 पॉइंट पे जो डायग्राम आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसको हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। आपने एक ये सामान ऐसे रखा, ठीक है, तो ये इसका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, राइट। और इसके हिसाब से जो भी इमेज इसका बन के आएगा, तो ये आपका 1 पॉइंट इस पॉइंट पे डिपेंड होके बन रहा है, राइट। अब एक ये 2 पॉइंट पे बन रहा है तो ये थोड़ा सा टिल्टेड आपको दिखेगा, राइट, इस तरीके से और इस तरीके से, ये 2 पॉइंट को लेकर चल रहा है। और 3 पॉइंट पे बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि क्यूबॉइड हुआ आपका, राइट। तो अब आप इसमें क्या कह सकते हो, इधर से भी आप देख रहे हो, इधर से भी आप देख रहे हो और इधर से भी आपका फोकस है, 3 पॉइंट पे बन रहा है। तो इस तरीके से इसके डायग्राम बनते हैं, ठीक है।
अब आपने इससे क्या सीखा कि आपका यहाँ पर जो भी चीज़ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरी तरीके से सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पे, मतलब कि आपका एक सेंटर पॉइंट होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब सेंटर प्रोजेक्शन पे डिपेंड करने वाला एग्जाम्पल कौन सा होगा वो देख लो। तो देखो पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेट लाइंस आर मैप्ड टू स्ट्रेट लाइंस। अब यहाँ पे सारे के सारे लाइन को एक ही तरीके से मैप करना है, तो क्या ये मैच होगा पूरी तरीके से? हाँ देखो मैपिंग हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये डायग्राम बन तो सकता है, राइट। सेकंड को चेक करते हैं, डिस्टेंस एंड एंगल्स आर प्रिजर्व। तो हमने अभी पढ़ा था कि इसमें डिस्टेंस और एंगल्स का कोई प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, राइट। थर्ड है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स अपेयर द सेम एज क्लोजर वन। मतलब जो दूर में इमेज है और जो पास में इमेज है बिल्कुल सेम दिखे, बिल्कुल नहीं। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था रियलिस्टिक दिखने के लिए वो इनवर्स में, मतलब जितना दूर होता जाएगा उतना छोटा दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। रिक्वायर्स होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर फॉर इट टू बी एनकोडेड इन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो ये हो जाएगा आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को लेकर। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें एक होमोजीनियस कोऑर्डिनेट से ही तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, जितने भी डायग्राम बनाए थे, और उसके हिसाब से हम उसको इनकोड कर सके कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये आपका मैच हो जाता है फर्स्ट वाले से। अब फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है मतलब कि डी पहले होना चाहिए। डी पहले कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ पर आगे चेक कर लोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि ये दोनों नहीं है, राइट। जब ये दोनों नहीं है तो इन दोनों में से कौन सा, आप देख सकते हैं सी का जो है इसमें कह रहे हैं सेकंड वाला जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, और मुझे आंसर दोनों में सी का मिल रहा है कि सेकंड होगा। ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स अपीयर द सेम साइज एज क्लोजर वन। तो बिल्कुल अगर आप इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ऑर्थोग्राफिक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्थोग्राफिक आपसे ये कहता है कि जो डायरेक्शन होता है प्रोजेक्शन को वो नॉर्मल होता है प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन, बिल्कुल सेम। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी हमें मिल चुका है। ऑर्थोग्राफिक के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन इज नॉर्मल टू द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन। जो भी प्रोजेक्शन का डायरेक्शन होता है वो प्लेन के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। तो इसीलिए इसका क्या हो गया, फार अवे ऑब्जेक्ट्स अपेयर्स द सेम साइज एज क्लोजर वंस। तो ये जो आपका पॉइंट है बिल्कुल सेम दिखेगा, जो क्लोजर वन जैसा है बिल्कुल सेम साइज का वो वाला भी आपको दिखेगा जो फार अवे होगा। तो ये क्या हो गया, ऑर्थोग्राफिक का हो गया, इसीलिए सी और डी वाला आपका हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ तक जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन में भी गिवन है। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन है जो कि दोनों को फॉलो कर रहा है। तो दोनों को फॉलो, देखो डिस्टेंस एंड एंगल्स वाला हमें वैसे भी पता चल चुका था कि जो आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है वहाँ पर ये नहीं होता है। तो यहाँ पर जब इसमें भी नहीं होता है तो हम बोथ में तो इसको काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए ए वाला जो है स्ट्रेट लाइन्स आर मैप्ड टू स्ट्रेट लाइन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह मैपिंग हो रही है। तो मैपिंग का काम आप पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक में भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सेम दिखना चाहिए। तो इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ अप्लाई हो जाती हैं। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हो जाता है। और बी जो है जहाँ पर डिस्टेंस और एंगल्स को हम इन जनरली प्रिजर्व नहीं करते हैं, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इसी के साथ आपका आंसर हो जाता है थर्ड वाला। तो आपको सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा आई थिंक कि किस तरीके से ये आपको मैच हो रहा है। वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 3D प्रोजेक्शन की बात करें तो आपका एक पैरेलल प्रोजेक्शन होता है। तो आपको और किसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको तैयारी होनी चाहिए पैरेलल प्रोजेक्शन के बारे में, राइट। पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो पैरेलल प्रोजेक्शन होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट पे होता है ना उसको डिस्कार्ड करता है, और जो पैरेलल लाइन होती है ईच वर्टेक्स पे, ठीक है, हर एक जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एक्सटेंड कर देता है जब तक कि वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे, राइट। तो मतलब लाइक मान लो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, राइट, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो ये जेड वाला जो है ना इसको ये क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, और इसको इतना ज़्यादा एक्सटेंड करेगा वाई और एक्स को कि ये दोनों एक दूसरे को जाकर एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये आपका पैरेलल का हो गया, राइट। और आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है,
तो बिल्कुल हमने वैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स पे एक वीडियो डाला हुआ भी है, आप चेक कीजिएगा, 2-3 वीडियो ऑलरेडी हैं, बहुत सारा नॉलेज उसके अंदर है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन कैसे वर्क करता है, जो भी डायरेक्शन होता है प्रोजेक्शन का, वो प्रोजेक्शन के नॉर्मल पे जैसा नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है। जैसे कि आपने ऑर्थोग्राफिक पे देखा था कि नॉर्मल होता है ना, यहाँ पर जस्ट अपोजिट। ऑब्लिक मतलब ऑब्लिक जो है वो ऑर्थोग्राफिक का अपोजिट एक्ट करता है, राइट, कॉम्प्लीमेंट में वर्क करता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। फिर एक होता है आपका आइसोमेट्रिक, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या हो रहा था, जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, ऐसा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो कि शो करता है मोर देन वन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं एक्सोनोमेट्रिक। ठीक है, इसी के अंदर एक्सोनोमेट्रिक आ जाता है। और जब सबसे मोस्ट कॉमन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको मिलता है, उसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, आइसो का मतलब भी होता है वन साइड, वन। ठीक है, तो वन साइड आपको बहुत क्लियर दिख रहा हो और सबसे ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा वो आइसोमेट्रिक होगा। और जो जो इमेजेस आपको दिख रहे होंगे जिनका एक एक साइड दिख रहा होगा, उसको एक्सोनोमेट्रिक कहते हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन होता है आपका आइसोमेट्रिक। तो इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट किया था तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। साथ ही अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया था, एग्जाम नहीं दिया था और आपके सामने क्वेश्चन आता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी अपनाते। ठीक है, सो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।